Hello students, welcome to EduPlex. I am Ritika and in this class we are going to study the class 9 chapter, the fundamental unit of life. इस चैप्टर में पहले हम सेल पढ़ चुके हैं कि सेल की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई, किसने सेल की डिस्कवरी की और क्यों हम सेल को एक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है सेल ऑर्गेनेलिज पे। जो हम सेल की हम बात करते हैं, जिस हम सेल की बात करते हैं उसी सेल को हम फर्दर अलग अलग ऑर्गेनेलिज में डिवाइड करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। उन्हीं कंपोनेंट्स को बच्चों हम सेल ऑर्गेनेली जो है, सेल ऑर्गेनेलिज हम उनको बोलते हैं। यानी कि सेल के ऑर्गन क्या क्या हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लंग्स हैं, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी किडनीज हैं, वो सब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। इसी तरीके से हमारी सेल के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। क्लियर, जिनको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेलिज। अब हमारे पास 3 मेजर सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो कि हर एक टाइप की सेल में पाए जाते हैं। अगर आप किसी भी टाइप की सेल ले लीजिए, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की ले लीजिए या फिर आप कोई यूनिसेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की ले लो, प्रोटोजोआ की ले लो, आप फंजाई की ले लो, प्लांट की ले लो, एनिमल की ले लो, किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के आप सेल ले लो, 3 बेसिक सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो हर एक में मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से वो 3 बेसिक हैं? सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले आएगा बच्चों आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आपका आएगा न्यूक्लियस और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमारा आएगा साइटोप्लाज्म। ये 3 सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में कॉमन है। ठीक है, अब अगर इनका आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से दिखेंगी। मान लीजिए ये क्या है, ये एक सेल है। आउटर जो लेयर है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम है बच्चों जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल दो, एक ही बात है। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या प्रेजेंट होगा, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होगा हमारा न्यूक्लियस। ये हमारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा है न्यूक्लियस। क्लियर, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारे पास न्यूक्लियस। और ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस और बाकी के सेल ऑर्गेनेलिज फ्लोट करते हैं, उसको हमने बोला साइटोप्लाज्म। उसको हमने बोला साइटोप्लाज्म। क्लियर, साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 बेसिक ऑर्गन्स हैं, सेल ऑर्गेनेलिज हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, पीएम। ठीक है, समझ आना, पीएम जहाँ लिखा हो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे किसी किसी बुक्स में भी फर्दर शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, पीएम 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 लिखा जाता है। तो जब भी सेल बायोलॉजी की आप कोई भी पढ़ो और वहां पे अगर आपको पीएम लिखा मिले, दैट मीन्स पीएम मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करें आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे कि अभी मैंने बताया, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन और इसी के साथ साथ इसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों इसके 2 नाम है। मान लीजिए इसका स्कूल का नाम तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके घर के 2 नाम है। घर के 2 नाम कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? अब इसके रोल पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका रोल। इसका क्या रोल है, इसका जो रोल है वो क्या है। सबसे पहली बात, अगर ये मेम्ब्रेन है, जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि अगर ये हमारे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये बाहर की हमारी मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रोल होगा कि बाहर से कोई आइटम अंदर एंटर करना चाह रहा हो या फिर अंदर से कोई बाहर जाना चाह रहा हो, कौन रेगुलेट करेगा? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करेगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर रोल क्या आएगा, दैट इट regulates the entry and exit of substances from the cell, from inside or outside the cell। ठीक है, कोई भी आइटम या फिर कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जा रहा है या फिर अंदर से कोई भी सब्सटेंस उसी सेल से बाहर आ रहा हो। ठीक है, या तो वो अंदर जा रहा हो, या तो वो अंदर जाएगा या फिर वो बाहर आएगा। इस चीज को
रेगुलेट करेगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस चीज को रेगुलेट करेगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि कोई भी आइटम अनसफिशिएंटली अंदर ना जाए। मान लीजिए कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक चीज को अलाउ कर दे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए हर एक चीज को अलाउ करती है कि मेम्ब्रेन तो है लेकिन कोई भी सब्सटेंस आ सकता है, कोई भी सब्सटेंस जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर सेल के अंदर आ जाएगा जो सेल को डैमेज पहुंचाएगा तो सेल तो बेचारी मर जाएगी, सेल तो मर जाएगी, है ना। तो क्या काम हुआ, क्या फायदा हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ध्यान रखती है कि कौन सा आइटम अंदर जा रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है। इसी वजह से हमने इसका नाम दिया था सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्ट करती है, ये रैंडमली अलाउ नहीं करेगी सब्सटेंसेस को, इट विल नॉट अलाउ द रैंडम सब्सटेंसेस टू पास। ठीक है, सेलेक्ट करेगी, इसी वजह से इसका नाम है सेलेक्टिवली। परमिएबल का मतलब होता है परमिट करना, कि किसी चीज को परमिएबल करे, यानी कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी एंटिटी उससे पास हो रही है, उसके अंदर से जा रही है या फिर अंदर से बाहर जा रही है, उसको हम बोलेंगे परमिएबल। मेम्ब्रेन तो यानी कि एक स्किन आउटर लेयर प्रेजेंट है, जिसकी हमारी स्किन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम दिया हमने सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इट्स ओनली सेलेक्ट्स the few substances, the few materials or the few entities that will pass through it। क्लियर, या तो वो अंदर जाएंगे सेल के या फिर वो सेल से बाहर जाएंगे, एंट्री लेंगे या फिर वो एग्जिट लेंगे। सिंपल सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंपल सा रोल है। ठीक है, अब इसका अगर मैं फंक्शन की बात करूं या फिर हम फंक्शन की, तो हमारे पास क्या था, हमारा मेजर तरीके से फंक्शन जो था ये था। ठीक है, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, दो तरीके की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दो लेयर्स प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर नहीं है, इट इज अ डबल लेयर। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ से जैसे कि हम कोई बोलते हैं कोई भी आइटम पास होता है या फिर अंदर से बाहर जाता है। क्लियर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से कोई आइटम अंदर या बाहर जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्लियर, अब हमारे पास आता है डिफ्यूजन का केस, कि हमने सुना है कि डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन सिंपली हम किसको बोलेंगे, मान लीजिए कि मैं पूजा करती हूँ रोज और मैंने अगरबत्ती लगा दी, मैंने अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती का धुआं एक जगह पे था लेकिन एक कमरे में कोने में रखी अगरबत्ती, लेकिन अगर मैं 5 मिनट बाद उस कमरे में आऊंगी तो वो धुआं क्या है, पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएगा, फैलेगा। वो क्या है प्रोसेस, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस कहलाएगा। क्या प्रोसेस है, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि कोई भी आइटम हो जहाँ पे एक हाई कंसंट्रेशन हो, जहाँ पे हमारी क्या हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, वो मूव करेगा वहाँ जहाँ उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन हो। जब मैंने एक कोने में अगरबत्ती लगाई थी तो उस कोने में धुआं हो गया, ठीक है, वो वहाँ क्या था, उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और वहीं पे उसी कमरे का जो दूसरा कोना था वहाँ पे उस धुएं की लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो कोशिश करेगा कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करे। तब तक मूव करेगा जब तक दोनों में बैलेंस ना हो जाए, इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन ना हो जाए, कि वहां का धुआं और दूसरे कॉर्नर पे जो धुआं है वो बराबर सा हो जाए, पूरे कमरे में इक्वली ना फैल जाए, तब तक वो जो है मूवमेंट चलती रहेगी। क्लियर, जब तक क्या हो, उसका इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए, उसी चीज को हमने बोला डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। डिफ्यूजन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है बच्चों कभी कभी, दैट व्हाट इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज it is the movement of materials, it is the movement of materials from its higher concentration, from its, इसकी उसकी खुद की, ये जो वर्ड में लिखा है बच्चों इट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो लिख देंगे, लेकिन किसकी हायर और किसकी लोअर ये बतानी इंपॉर्टेंट है। इट्स यानी कि इसकी खुद की हायर कॉन्सेंट्रेशन से खुद की लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, from its higher concentration to its lower concentration, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। क्लियर, अब मान लीजिए डिफ्यूजन तो होता है, डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस, एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर एक नेचुरल थिंग में डिफ्यूजन का प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम सेल की बात करें तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए यहाँ पे हमारी सेल प्रेजेंट है, सेल के बाहर क्या है, मान लीजिए पानी ज्यादा प्रेजेंट है, वाटर जो है वाटर ज्यादा प्रेजेंट है, और सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है, वाटर की क्वांटिटी कम है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारा क्या कहता है कि हाइयर, बाहर की साइड क्या है, हाइयर है, अंदर की साइड क्या है बच्चों, लोअर है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन,
वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगी मूवमेंट, हायर से लोअर की तरफ होगी वाटर की मूवमेंट। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, बाहर से आउट। वाटर कहाँ मूव करेगा, हमारा आउटसाइड से वाटर मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, इनसाइड। मूव किया आउटसाइड से इनसाइड, वाटर मूव किया। जब किसी सेल के अंदर पानी इतना ज़्यादा चला जाएगा, पानी क्या गया, बहुत सारा पानी सेल के अंदर चला गया, तो क्या होगा, सेल ये फूल जाएगी। पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या करेगी, फूलेगी। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, सेल्स विल गेट स्वोलन। ये सेल्स हमारी क्या कर जाएंगे, फूल जाएंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर हायर है, अंदर की साइड कम है, तो वाटर हमारा मूव करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। क्लियर है इतनी बात। इस सिंपल से प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब इसी डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है जिसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का स्पेशल केस है जिसको हमने बोला ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ये जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया बच्चों वाटर का, उसी को हमने बोल दिया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। जब भी हमने बात कर दी ऑस्मोसिस की, वहां पे हम इट्स की जगह लगा देंगे वाटर। जो सब्सटेंस है हमारा, जो मटेरियल है हमारा, वो वाटर बन जाएगा। डिफ्यूजन में हमारा मटेरियल कोई भी हो सकता है। डिफ्यूजन में हमारा मटेरियल गैस भी, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस में हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। हम स्पेसिफिकली वाटर की बात करेंगे। क्लियर, हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात करते हैं जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं। उसके बाद हमें कुछ सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं जिनको हमने नाम दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, वन बाय वन उनकी बात करते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो सेल थी, सेल हमारी जो सेल थी वो स्वोलन हो गई। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो स्वोल जाएगी, यानी कि वो फूल जाएगी। ठीक है, क्या होगी, मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, ये मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने एक सेल रख दी, मैंने उस बीकर के अंदर एक सेल रख दी। क्या किया मैंने, बाहर का जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन था वो हाई कर दिया। सेल कब फूलेगी, जब पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, है ना। तो बाहर की साइड क्या है, वाटर। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हाइयर है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाइयर है। अब वाटर किसी में मिला होगा, वो सोल्यूशन, जब हम सोल्यूशन लिखा है हमने, सोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि सोल्यूशन में दो चीजें होंगी। किसी भी एक सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं। पहली चीज होगी सोल्यूट और दूसरी चीज होगी बच्चों सॉल्वेंट। दूसरी चीज होगी सॉल्वेंट। जनरली हमारा जो सॉल्वेंट है वो होगा हमारा वाटर। जनरली, जरूरी नहीं हमेशा वाटर हो, जरूरी नहीं है वाटर हो, जिस चीज में वो घुलता है, सोल्यूट जिस चीज में घुलेगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, सोल्यूट मान लीजिए नमक है, नमक पानी में घुला तो सोल्यूट क्या हुआ, सॉल्ट। सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर। चीनी पानी में घुली, सॉल्वेंट अगेन वाटर, सोल्यूट हमारा बन गया शुगर। ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट हमारे चेंज हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैं बात करूँ आम नॉर्मल केसेस की, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, उन सब केसेस की। सोल्यूट मान लीजिए हमारा वाटर था और सोल्यूट जो है मान लीजिए मैंने वो शुगर ले लिया, पानी लिया, पानी में मैंने चीनी घोल दी, पानी में मैंने चीनी घोल दी और उसको बीकर ले लिया, उस बीकर के मैंने सेल रख दी। ठीक है, उस बीकर के अंदर मैंने सेल रख दी, बीकर लिया, उसमें शुगर सोल्यूशन था। क्या था यहाँ पे हमने लिया शुगर सोल्यूशन। ठीक है, शुगर सोल्यूशन ले लिया। वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, वाटर की ज्यादा यानी कि सॉल्वेंट की ज्यादा है, तो सोल्यूट की क्या होगी बच्चों, सोल्यूट की कम होगी। एक ही केस हो सकता है, तो पानी ज्यादा हो या शुगर ज्यादा हो। इस केस में क्या था, पानी ज्यादा है और हमारे सोल्यूट जो है वो कम है। ठीक है, वहीं पे हमारे जो सेल है उसके अंदर फिर अपोजिट केस होगा, तो अपोजिट केस में क्या होगा, जो वाटर है बच्चों, वाटर क्या है हमारे पास, कम होगा और जो हमारा सोल्यूट है वो ज्यादा होगा। सोल्यूट क्या है, ज्यादा होगा। तो मूवमेंट क्या होगी हमारी, मूवमेंट होगी, पानी अंदर जाएगा, तो वाटर जब अंदर जाएगा, दैट वाटर विल गो इनसाइड। वाटर जो है बच्चों, जब हमारा पानी अंदर जाएगा, ठीक है, तो सोल्यूट की भी ज्यादा है, सोल्यूट की क्या होगी, हाइयर से
लोअर की साइड मूव करेगी। सल्यूट जो है बच्चों वो भी तो मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं। सल्यूट की मूवमेंट क्या है हमारे पास, जो सल्यूट है सल्यूट की मूवमेंट आउटसाइड है। मूवमेंट क्लियर हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, इसी में हमेशा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, और ये सोल्यूशन जो है ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पीएचडी तक आपके साथ रहेंगे। देख लीजिए 9th क्लास से लेके आपकी पीएचडी तक, या फिर जब भी आप आगे जो भी करें, हर बार आपके सोल्यूशंस काम ही काम आएंगे। आपको बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कोई ना क्वेश्चन तो इनसे रिलेटेड आएगा ही आएगा एग्जाम्स में। तो क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप अभी क्लियर कर लो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बच्चे इनमें कंफ्यूज जाते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूट को अलग अलग देखते हैं। वो देखते हैं सोल्यूशन को, देखते हैं कि सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है, कैसा है सोल्यूशन। आप है ना इनको तोड़ लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। सोल्यूट को अलग देखिए, सॉल्वेंट को आप अलग देखिए, ठीक है। सोल्यूट को अलग देखिए, सॉल्वेंट को आप अलग देखिए, ठीक है। क्या हम देख लिया हमने यहाँ पे क्या था हमारे पास कि वाटर ज्यादा था सोल्यूट कम था, और अंदर की साइड क्या था, वाटर कम था सोल्यूट ज्यादा था। क्लियर है। तो क्या हुआ, वाटर तो अंदर गया क्योंकि वाटर ज्यादा था, हाइयर से क्या करेगा, लोअर की तरफ मूव करेगा। सोल्यूट मूव करेगा हाइयर से लोअर की तरफ। कोई भी आइटम मूव करेगा अपने हाइयर से लोअर की तरफ, ये फिक्स है, फिक्स है, हाइयर से लोअर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है, सिंपल बात, ठीक है। मूव किया वाटर हाइयर से लोअर की तरफ, वाटर मूव किया, सोल्यूट ने मूव किया हाइयर से लोअर की तरफ मूव किया। सोल्यूट बाहर आ गया, पानी अंदर चला गया, तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये सेल जो है फूल जाएगी। सेल के अंदर सोल्यूट बाहर निकल गया, पानी घुस गया, तो पानी से क्या करेगी, वो सेल फूल जाएगी। और कभी कभी इतनी फूल जाती है वो पानी ले नहीं पाती, वो फट जाती है, ठीक है। अगर आपके अंदर पानी भर दें फिर गुब्बारे के अंदर मान लीजिए, ठीक है, हम तो फूक सकते हैं, निकाल सकते हैं पानी। गुब्बारा मान लीजिए, गुब्बारे के अंदर आप पानी भरते जाओगे फूल भर जाएगा, फूल जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ज्यादा पानी नहीं ले पाएगा और वो फट जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी जो सेल जो है, सेल कभी कभी क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। कुछ केसेस में सेल जो है वो फट जाती है। अब एक और बात है इसमें ध्यान रखने वाली, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इस सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम थी। दैट मीन्स ये क्या हुआ, इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो कम हुई, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हुई, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हुई बच्चों इसकी। और वहीं पे सेल की इसकी जब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो वाटर से, तो क्या हुआ, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो हाइयर हुई, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हमारा क्या मूव किया, हाइयर से लोअर की तरफ मूव किया। अगर जब भी आप डिफ्यूजन लिखो, डिफ्यूजन अगर हम लिख रहे हैं तो हमने क्या लिखा, द मूवमेंट फ्रॉम हाइयर टू लोअर। तो हाइयर से लोअर की तरफ से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मूव किया, यहाँ पे सोल्यूट मूव किया है, सोल्यूट मूव किया है हाइयर से लोअर की तरफ, ठीक है। पानी मूव किया है लोअर से हाइयर की तरफ। क्लियर आया समझ, थोड़ी सी आप हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। एक बार यहाँ लिखते हैं कि क्या लिखा, जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, जब हमने डिफ्यूजन की बात की तो क्या होता है, लो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी आइटम मूव करेगा अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। लेकिन जब हम सोल्यूट की केस में लिखेंगे तब द मूवमेंट ऑफ थिंग ऑफ सोल्यूट, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव करेगा हमारा सोल्यूट, कहाँ पे मूव करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन में। वहीं पे अगर हमारा वाटर है तो वाटर किसी सोल्यूशन में मूव करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर से, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर से वो मूव करेगा हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सोल्यूशन की है, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। क्लियर डिफरेंसेस, अब आपको समझ आ रहा है। थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है लेकिन इतनी कंफ्यूजन की बात नहीं है। सिंपली डिफ्यूजन हम कहेंगे जब किसी भी आइटम का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी एंटिटी का मूवमेंट हो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस कॉन्सेंट्रेशन को एक सोल्यूशन की फॉर्म में। उस सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सोल्यूट हमेशा मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। वहीं पे जो वाटर होगा, वाटर उल्टा चलेगा। आप ये मत सोचो वाटर उल्टा चल रहा है, वाटर क्योंकि हम जब बात करें हम सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करें डिफ्यूजन की, जो वाटर है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर मूव करेगा लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। इसको कभी भी मिसमैच नहीं करना है।
जब भी आप वाटर के बारे में लिखो तो सोल्यूशन का मेंशन करना। दैट डिफ्यूजन को आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे लो से हाई हो गया है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जब हम डील करेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होती है, सेल श्रिंक हो जाती है, सेल जो है वो श्रिंक होगी। इसका अपोजिट केस हाइपोटोनिक का अपोजिट केस हमारे पास क्या था, हाइपोटोनिक में हमने क्या देखा था, जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन था वो ज्यादा था। अब यहीं पे क्या होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चों वो कम होगा, कम हुआ, और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चों वो हाई हुआ। तो ओवरऑल क्या सोल्यूशन हुआ, ओवरऑल हमारे पास ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। पिछले केस में हमारे पास क्या था, लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था, ठीक है। इसी के अंदर हमने रख दी एक सेल, इसी के अंदर हमने क्या रख दी, एक सेल रख दी, जिस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या है हमारे पास, वाटर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और सोल्यूट जो है वो हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन में है, जिसको फर्दर कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे कि ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। लो कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हम हमेशा सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सोल्यूट के रिस्पेक्ट में ही बोली जाएगी, पानी के रिस्पेक्ट में नहीं बोली जाएगी, यानी कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं डिफाइन करेंगे। वी ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफाइन द कॉन्सेंट्रेशन इन रिस्पेक्ट टू द सोल्यूट टर्म्स। जो सोल्यूट है हमारा, सोल्यूट कितना है, ज्यादा है या कम है, उसी से हम डिफाइन करेंगे हमारी कॉन्सेंट्रेशन को। सोल्यूट ज्यादा है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट कम है तो लो कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर इतनी बात। अब मूवमेंट की बात कर लें, पानी ज्यादा है तो पानी बाहर से, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो वाटर की मूवमेंट क्या होगी, आउटसाइड, वाटर की मूवमेंट आउटसाइड। यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो सोल्यूट की मूवमेंट क्या होगी, इनसाइड। ये हो गई हमारी सोल्यूट की मूवमेंट। क्लियर, सोल्यूट की मूवमेंट अंदर गई, पानी बाहर आ गया। मेरे तरीके से सेल क्या होती है, पानी से बनी होगी, जब सारा पानी बाहर आ जाएगा तो सेल क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। तो क्या हुआ, सेल श्रिंक कर गई, ठीक है, सेल श्रिंक कर गई। तो क्या देखा हमने, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल जो है स्वेल कर जाएगी, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी। क्लियर। थर्ड सोल्यूशन हमारे पास आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमने क्या रखा, बीकर लिया, उसमें हमने एक सेल को रखा, दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो इक्वल थी, कॉन्सेंट्रेशन जो थी बाहर की और सेल के अंदर की वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन थी। अब ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट होगी, मूवमेंट जो है बच्चों वो तो होगी, मूवमेंट जो है वो तो होगी, अंदर की साइड बाहर की साइड मूवमेंट चलते रहेगी, लेकिन जो नेट मूवमेंट है, जो नेट मूवमेंट है वो हमारी जीरो होगी, वो जीरो होगी, जिससे हमने बोला आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा, जितना सल्यूट बाहर निकलेगा उतना सल्यूट अंदर चला जाएगा। तो ओवरऑल मिला घटा के जो ओवरऑल मूवमेंट है हमारी वो जीरो रहेगी। ओवरऑल मूवमेंट जो है बच्चों वो हमारी जीरो रहेगी, नेट मूवमेंट हमारी जीरो आ जाएगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, सेल जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, ना साइज में बड़ी होगी ना साइज में कम होगी, जब हम उसको रखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में। तीन सॉल्यूशंस पढ़े बच्चों हमने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक में हमने क्या देखा था कि पानी बाहर निकला। ठीक है, सिंपली जब भी आपको याद रखना हो पानी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक में जो पानी था बच्चों वो बाहर निकला, वाटर जो है वो बाहर साइड रिलीज हुआ, तो सेल क्या करी, सेल ने श्रिंक किया, सेल ने श्रिंक किया। आइसोटोनिक में जितना अंदर गया उतना बाहर आया, बराबर था, इक्वल, नो मूवमेंट। लेकिन हाइपोटोनिक में क्या हुआ, पानी अंदर की साइड गया तो क्या हुआ, सेल सूज गई, इट विल गेट स्वॉलन। ठीक है, ये हमारी सेल जो थी ये सूज गई। तो ये तीन मूवमेंट्स है बच्चों, आई होप आपको ये तीनों मूवमेंट जो है वो क्लियर हुए होंगे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।